अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा दूसरा चैप्टर है MA2 का, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम is a system used by an organization to store and analyze cost data. कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जितना भी कॉस्टिंग का जो डाटा होता है ये इसको कलेक्ट करते हैं, इसको स्टोर करते हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो भी इसकी रिकॉर्डिंग होती है। पर्पस क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन को एक ऐसी इंफॉर्मेशन देना रिगार्डिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट। द टर्म कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आर ऑफन यूज्ड टू मीन सेम थिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज कंसर्न विद गैदरिंग इंटरनल डाटा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंटरनल डाटा। बिकॉज कॉस्टिंग मेनली या मोस्टली जो हम कॉस्टिंग कर रहे होते हैं वो इंटरनल रिपोर्टिंग का एक तरह से प्रोसेस या पार्ट होता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज कंसर्न विद गैदरिंग internal data and about cost and revenues, whereas a management accounting system is also concerned with gathering no, sorry, and analyzing data from external sources. तो ये एक आपको छोटा सा डिफरेंस लगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग में तो मेनली जो फोकस है वो इंटरनल डाटा पे है, और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें गैदरिंग एंड एनालाइजिंग डाटा फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज पे है। उसके बाद है कि अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज कंसर्न मेनली विद मेजरिंग एक्चुअल कॉस्ट एंड रेवेन्यूज, whereas a management accounting system is also concerned with providing management with forward-looking estimates and prediction. कॉस्ट अकाउंटिंग जो फोकस कर रहा है उसका फोकस ज़्यादातर जो फोकस है वो है कॉस्टिंग पे है, कि हमने जो प्रोडक्ट में जो कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कॉस्ट हमारी आ रही है उसकी क्या कॉस्टिंग है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका जो ज़्यादा फोकस डिसीजन मेकिंग पे होता है, कि हमारी जो भी एक्स्ट्रा हमारी जो कॉस्ट आ रही है, वो अगर हमारी ये कॉस्ट आ रही है तो हमारी इससे अच्छी एक्सटर्नली दूसरी कॉस्ट क्या हो सकती थी, या हमारी जो भी कॉस्ट इनकट हो गई है उसके बाद उस कॉस्ट से हम क्या रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इसका जो मेन जो फोकस होता है वो डिसीजन मेकिंग पे होता है। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, अब यहाँ पे जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्या कर रहे हैं, कॉस्टिंग कर रहे हैं। डिफरेंट सिस्टम है कॉस्टिंग के। कॉस्टिंग में जो जो एलिमेंट आते हैं वो जैसे जैसे रिकॉर्ड होते हैं हम उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं। हम डिफरेंट स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिनके कोई स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट्स सॉरी नहीं होते। हर अपनी जो इंटरनल रिपोर्टिंग है आपकी, तो जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड आपको सूटेबल लगते हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जब एक दफ़ा कोई कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है, कॉस्ट कैलकुलेट होने के बाद जो हेड ऑफिस होता है, हेड ऑफिस मैं किस चीज़ को कह रहा हूँ, अगर लेट सपोज कर लो मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ और साइड के एरिया में मेरी एक फैक्ट्री बनी हुई है और मेन जो ऑफिस है जो हेड ऑफिस है वो मेरा बना हुआ है शहर में बना हुआ है। समझो आपकी फैक्ट्री बनी हुई है फैसलाबाद में और आपका मेन ऑफिस बना हुआ है लाहौर में। तो जैसे जैसे चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, जो चीज़ें आपकी लेट सपोज कर लो सेल होती हैं लाहौर वाले ऑफिस से, तो चीज़ें कंप्लीट होने के बाद कुछ चीज़ें मैं डायरेक्ट फैसलाबाद के ऑफिस से भी डिस्पैच कर रहूँगा। तो चीज़ें कंप्लीट होने के बाद जब लाहौर वाले हेड ऑफिस आएंगी, मेरे जो भी क्लाइंट आ रहे हैं जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो मीटिंग मेरी वहीं पे हो रही है। तो वहाँ पे मैंने अपना एक फाइनेंस पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ होगा। तो जैसे जैसे सेल्स हो रही होगी उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग का जो डाटा जो रिकॉर्ड हो रहा होगा वहीं पे रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि प्रॉपर जो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट हम ये चीज़ें बना रहे होते हैं, लेकिन हम जो चीज़ सेल कर रहे हैं उसका उसके डाटा को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें जब मैन्युफैक्चर हो रही हैं तो ये हमारी फैक्ट्री में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी और इसकी रिकॉर्डिंग वहीं पे हो रही होगी। कुछ जो छोटे सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे फैक्ट्री में सिर्फ लेबर होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ कोई अकाउंटिंग का क्लैरिकल स्टाफ नहीं होता। और वहाँ पे उनका सब काम क्या होता है, वो चीज़ें जो भी वो रिकॉर्ड कर रहे हैं या जो भी चीज़ें इनकट कर रहे हैं उसके जो एक तरह से जो उनकी रिसीट्स होती हैं वो डायरेक्ट हेड ऑफिस जाती हैं।
फिर हेड ऑफिस में ही इसकी कॉस्टिंग, एक कॉस्ट अकाउंटेंट भी वहीं बैठा होता है और फाइनेंशियल अकाउंटेंट भी वहीं बैठा होता है। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें तो जाहिर सी बात है कि वो एक ऐसे एक्सपर्ट को रखते हैं जो सारी अकाउंटिंग कर लेता है। लेकिन अगेन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन फिर ये भी करते हैं कि वो अलग अलग बंदे रखते हैं चीज़ों के लिए, क्योंकि अगर एक ही बंदा सब चीज़ें कर रहा होगा तो वो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस मिस्टेक्स होने के, बल्कि वो तो अकाउंट रिसीवेबल के लिए अलग बंदा रखते हैं, अकाउंट्स पेबल के लिए अलग बंदा रखते हैं, अकाउंट प्रिपरेशन के लिए अलग बंदा रखते हैं, और उसके अलावा इन सबको सुपरवाइज करने के लिए, देखने के लिए भी एक अलग बंदा रखते हैं। सही है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम हैव अ नॉमिनल लेजर। नॉमिनल लेजर बेसिकली हम ऐसे लेजर को कहते हैं जो ईयर एंड पे बेसिकली क्लोज भी हो रहे होते हैं, जैसे सेल्स लेजर हो गए, परचेज लेजर, एंड बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स डाटा बिफोर एंटरिंग द डाटा इन द लेजर अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा ही होता है कि चीज़ों को पहले हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद हम उसके उनके टी अकाउंट में, रिस्पेक्टिव टी अकाउंट में लेके जाते हैं। द कॉस्ट लेजर इज आइदर इंटीग्रेटेड। अगर इंटीग्रेटेड होगा तो वो तो जाहिर सी बात है कि अगर एक फाइनेंशियल अकाउंट आप कॉस्ट अकाउंटिंग में की एंट्री बनाओगे तो ऑटोमेटिकली उस एंट्री का जो यूज फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिक्वायर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ से इंटीग्रेटेड होगा। तो या तो इंटीग्रेटेड होगा विद द नॉमिनल लेजर सिस्टम और सप्लीमेंट्री टू द नॉमिनल लेजर, या वो अलग तरीके से बन रहा होगा, इंटरलॉकिंग सिस्टम में होगा। अब इंटीग्रेटेड देखो, ये चैप्टर 2 है और यहाँ पे इंटीग्रेटेड अकाउंट्स का भी बताया हुआ है, यहाँ पे इंटरलॉकिंग अकाउंट का भी बताया हुआ है। Integrated accounts are a set of accounting records which provides both financial and cost accounts using a common input of data for all accounting purposes। अब देखो इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में हमने देखा कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो दोनों तरफ मतलब एक इंटीग्रेटेड हैं, सिंक्रोनाइज हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं। जबकि इंटरलॉकिंग अकाउंट्स में क्या है कि आर अ सिस्टम in which the cost accounts are distinct यानी separate होंगे from the financial account, the two sides of account being kept continuously in management by the use of control accounts or reconciled by other means। अभी कह रहे हैं कि दोनों कंटिन्यूसली अपने अपने, ये नहीं कि एक दफ़ा में वो, ये ऐसा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अलग रिकॉर्डिंग हो रही है और कॉस्ट अकाउंटिंग में अलग, दोनों रिकॉर्डिंग अपने एंड पे कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको जो रिकनसाइल करने, या तो उसको रिकनसाइल कर लेते हैं या वो एक कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं जो यानी कि कंट्रोल अकाउंट क्या करता है, वो कंट्रोल अकाउंट का जो बैलेंस आता है वो बैलेंस वही होना चाहिए जो, अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहा हूँ और जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके लिए मैंने कंट्रोल अकाउंट बनाया हुआ है, यानी वो कंट्रोल अकाउंट क्या करता है, उसका जो कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस होगा ये वही बैलेंस आना चाहिए जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद हमारा बैलेंस शो हो रहा है। जस्ट लाइक जब हम बैंक स्टेटमेंट में रिकन्सिलेशन एक बनाते हैं जिसको हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं, जिसमें जो हमारे कैश बुक का जो बैलेंस होता है, उसका जो बैंक का जो बैलेंस होता है वही सेम बैलेंस आता है साल के आखिर में जो बैंक स्टेटमेंट शो कर रही होती है। सही है। तो ये इंटरलॉकिंग अकाउंट्स हो गए। उसके बाद है नॉमिनल लेजर। नॉमिनल लेजर इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम contains contains account for assets, liabilities, owner's capital, income and expenses। आपको पता है कि अकाउंट्स के हमारे 5 हेड्स होते हैं जिसमें एसेट्स, लाइबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी जिसके ओनर्स कैपिटल भी कहते हैं या कैपिटल भी कह सकते हैं, इनकम जिसको हम रेवेन्यूज भी कहते हैं, एंड एक्सपेंसेस। अगेन कि यहाँ पे जो टी अकाउंट बनते हैं वो एसेट्स के नाम से नहीं बनते, वो लाइबिलिटी के नाम से नहीं बनते, इनके जो टाइटल्स होते हैं लाइक कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, इनके नाम से टी अकाउंट बनते हैं। तो नॉमिनल लेजर में ये सारे हमारे इनके अकाउंट्स आ जाएंगे अलग अलग। और जो कॉस्ट लेजर है, इन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कंटेन्स अकाउंट फॉर रिकॉर्डिंग इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट मतलब कि ये एलिमेंट की बात करें कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग में जो लेजर बनाते हैं वो जो मेनली 5 से 6 7 8 जो लेजर्स होते हैं, एक मटेरियल का लेजर होता है, एक लेबर का लेजर होता है, एक प्रोडक्शन ओवरहेड का लेजर होता है, वर्क इन प्रोसेस का लेजर होता है, फिनिश गुड्स का लेजर होता है। फिनिश गुड के बाद भी अकाउंट बनता है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि पहले हम जो कॉस्ट एलिमेंट है वो इनकर्ड होते हैं, वो परचेज होते हैं, कुछ एलिमेंट में परचेज होते हैं, कुछ की हम कॉस्ट रिकॉर्ड करते हैं, जैसे लेबर परचेज नहीं होती, लेबर की जो है कॉस्ट रिकॉर्ड होती है। तो हम क्या करते हैं मटेरियल में आपके जो है मटेरियल जो परचेज होता है, लेबर की कॉस्ट रिकॉर्ड होती है, ओवरहेड की भी कॉस्ट रिकॉर्ड होती है। तो इसके बाद ये आपके अलग अलग कॉस्टिंग में ये सारे लेजर्स बन रहे होते हैं जिसमें हम कहते हैं कि
input element of cost and building up the cost of item produced and sold by the organization. The accounts in the cost ledger take the information from the nominal ledger and analyze it into greater detail in order to establish the cost of product, services or processes. जाहिर सी बात है कि जब अगर ये इंटीग्रेटेड होगा तो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो रहा होगा, लेकिन अगर इंटरलॉकिंग सिस्टम होगा तो उसको जहाँ जहाँ एक दूसरे पे जो हैविली रिलायंस है, जहाँ जहाँ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी तो वो इंफॉर्मेशन ये दूसरे अकाउंट से ले लेंगे। द फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट, अब मैंने कहा था कि जब हम इंटरलॉकिंग सिस्टम में पैरेलल रिकॉर्डिंग हो रही होती है, अब पैरेलल रिकॉर्डिंग में अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मतलब हम एक ही अकाउंटिंग कर रहे हो, मैं आपसे कहता हूँ मैं आपको मुझे अपना कुछ सामान आपको सेल करवाना है आपसे, मैं कहता हूँ मैं आपको भाई सामान जो है रेगुलर बेसिस पे हर मंथली आपसे सामान भेजता रहूंगा, और उसका जो रिकॉर्ड है वो आपसे मैं महीने के आखिर में लेता रहूंगा। तो अगर मैंने आपको स्टार्ट में लेट सपोज कर लो मैंने आपको स्टार्ट में 10,000 का स्टॉक भेजा, 10,000 क्वांटिटी बात बता रहा हूँ, और आपने उसको मुझे जैसे जैसे सेल करते रहोगे आप मुझे बताते रहोगे तो मैं उसका रिकॉर्ड अपने पास रखता रहूंगा। जब पूरा मंथ एंड हो जाएगा तो हम दोनों अपने आप को चीज़ों को रिकॉर्ड को रिकनसाइल करेंगे कि भाई मैं आपको कहूँगा मैंने आपको 10,000 का स्टॉक भेजा था, सेंड किया था, आपने उसमें इतना यहाँ दिया, इतना यहाँ दिया, इतना यहाँ दिया, आपके पास ये स्टॉक बचना चाहिए। आप अपने पास चेक करोगे आपका सेम स्टॉक बन रहा होगा सही है, अगर आपके पास सेम स्टॉक नहीं बन रहा होगा तो उसका मतलब यही है ना कि ये इसको हम इसका मतलब ये कंट्रोल अकाउंट बनाने का पर्पज ही होता है, वो बता देता है गलती कहाँ पे हो रही है, या इसको ये भी पता चल जाएगा ना जब दोनों के पास सेम अकाउंट सेम बैलेंस नहीं आ रहा तो इसकी रीजन क्या है, जाहिर सी बात है या तो किसी भी दोनों में से किसी एक ने रिकॉर्डिंग गलत की हुई है, रिकॉर्डिंग की हुई नहीं है, मिस रिकॉर्डिंग की, वो पता चल जाती है। तो ये बता रहे कि एन इंटरलॉकिंग सिस्टम विल मीन दैट देयर आर टू सिस्टम रनिंग इन पैरेलल, द फाइनेंशियल लेजर which will be used to prepare the financial accounts and the cost ledger which will be used to provide more detail than the simple costing information recorded in the financial ledger. In an interlocking system, only costing information is recorded, right? Recorded items such as revenue, payments to supplier, bank, and cash transaction, etc. that would normally be recorded in the financial ledger. जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जैसे अगर हमें कॉस्टिंग को अगर ये परमिशन नहीं है कि कोई डायरेक्ट, जैसे अगर ज़्यादातर जो फैक्ट्री लेजर जो होते हैं वो आप इनको पेमेंट की अथॉरिटी नहीं होती, वो कहते हैं सिर्फ अपनी चीज़ों की रिकॉर्डिंग करनी है, और जहाँ पेमेंट करनी होगी वहाँ आप सिर्फ चीज़ों को रिकॉर्ड करें, और पेमेंट की जगह जो हेड ऑफिस है इसको क्रेडिट कर दें आप। फिर पेमेंट डायरेक्ट जब हेड ऑफिस से होगी तो वो हेड ऑफिस वाला जो अकाउंट ऑटोमेटिकली, देखो उसको अपना समझाता हूँ, आपको ऐसे क्या समझ नहीं आएगा, आपको इसका भी नोट भी कर लेना अगर आपको कोई चीज़ क्वेरी करनी हो। सही है, इसको ऐसा समझाता हूँ तो अगर मैंने एक वेजेस पे की फैक्ट्री से, तो मैं फैक्ट्री 20 बनाएगी, वेजेस डेबिट 50,000 से, और टेक्निकली फैक्ट्री को कैश पे क्रेडिट करना चाहिए, तो कैश पे क्रेडिट नहीं करे बल्कि वो फाइनेंशियल फाइनेंशियल कंट्रोल अकाउंट जो जो भी यहाँ पे बनाए गए फाइनेंशियल कंट्रोल अकाउंट या जो भी अकाउंट इन्होंने रीजन रख देता है फाइनेंशियल कंट्रोल किसी भी नाम से, इसको उन्होंने क्रेडिट कर दिया, जबकि नॉर्मली कैश क्रेडिट होना चाहिए था। इसने जो कॉस्टिंग कंट्रोल में इसने कैश को क्रेडिट नहीं किया क्योंकि पेमेंट जो है वो जो ऑफिस है वहां से हो रही है। जब पेमेंट ऑफिस है वहां से होगी, वो ऑफिस क्या करेगा, ये जैसे फैक्ट्री के अकाउंट की नहीं, या तो सेम फाइनेंशियल अकाउंट बना रहा होगा, ये फैक्ट्री के नाम से जनरल अकाउंट बनाया हुआ है, जनरल लिखा हुआ है, जनरल कंट्रोल अकाउंट या जो भी नाम है ये दे देंगे, ये इसको डेबिट कर देंगे 50,000 से, और कैश को क्रेडिट कर देंगे 50,000 से। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो जो फैक्ट्री साइड है या एक कॉस्टिंग साइड है, इस पे इन्होंने ये जो फाइनेंशियल अकाउंट बनाया हुआ है, टेक्निकली इन्होंने अकाउंट बनाया हुआ है अपने हेड ऑफिस के लिए, और ये यहाँ पे जो इन्होंने अकाउंट बनाया हुआ है जनरल अकाउंट, ये इन्होंने फैक्ट्री के लिए बनाया हुआ है, ये जैसे फैक्ट्री कंट्रोल भी ले सकता है। तो टेक्निकली एंट्री तो यही बनी कि वेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन क्योंकि जिसके पास कैश पेमेंट की अथॉरिटी नहीं है, तो जब भी कैश को क्रेडिट करना होगा कैश की जगह वो जो भी नाम है वो नाम लिखेगा, जैसे फाइनेंशियल कंट्रोल अकाउंट जो भी नाम होगा उसको वो लिखेगा यहाँ पे, ठीक है। सही है, तो उसके बाद है कि पेमेंट टू सप्लायर्स बैंक एंड कैश ट्रांजेक्शंस एक्सेट्रा दैट वुड नॉर्मली बी रिकॉर्डेड इन अ फाइनेंशियल लेजर सिस्टम आर नॉट नेसेसरी इन द कॉस्टिंग सिस्टम, बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद ये कहता है कि इन द कॉस्ट लेजर द अकाउंटेंट विल देयरफॉर क्रिएट अ फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट
तो ये सेम फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट बेसिकली दोनों अपने एंड पे बना रहे होंगे, जिससे क्रॉस चेक करेंगे। सही है। हाँ, अच्छा हो गया। This will act as other part of the double entry for accounts that are not maintained in the cost ledger control account. So, for example, in an integrated system, when material are purchased for cash, the double entry would be debit to द स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, वरना नॉर्मली उसकी एंट्री क्या बनती थी कि स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट या मटेरियल अकाउंट डेबिट, और कैश अगर मैंने कैश में पेमेंट किया, अगर मैंने बैंक में पेमेंट किया तो बैंक क्रेडिट, और अगर मैंने इसे उधार पे पेमेंट किया तो अकाउंट पेबल क्रेडिट। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि इंटीग्रेट इंटरलॉकिंग सिस्टम है, तो ये स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट आपका ये तो डेबिट हो जाएगा, लेकिन कैश क्रेडिट होने की जगह फाइनेंशियल कंट्रोल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा आपका। So store ledger control account and credit the cash account, but because a cash account is not maintained in an interlocking system, the double entry would be to debit the store ledger control account and to credit the financial ledger control account. Likewise, when wages are paid to staff, तो इसकी भी एंट्री क्या बननी चाहिए थी कि ये वेजेस को डेबिट और वेजेस पेबल या अक्रूड वेजेस को क्रेडिट करना चाहिए था। तो यहाँ पे भी क्या होगा, वेजेस तो डेबिट हो जाएंगी लेकिन फाइनेंशियल लेजर कंट्रोल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। सही है। तो ये आपकी हमने 1.2 हो गया। अब 1.3 है कि डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम्स मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये डायरेक्ट कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट ऑलरेडी जब मैंने आपको पहला लेक्चर दिया था उसमें एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि a direct cost is an item of cost that is directly attributable to a particular cost unit such as particular product, service or job। और indirect cost जो होती है is an item for expense that cannot be attributed directly to a specific cost unit। Indirect costs are known as overheads। अब overhead costs with a manufacturing organization are commonly categorized into, अब एक जो प्रोडक्शन में जो ओवरहेड होगा, एक तो उनका मेन प्रोडक्शन ओवरहेड होगा जो कि हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जाता है, जो कॉस्टिंग की जो मेन तीन एलिमेंट होती है वहाँ जाता है। उसके अलावा जो दो ओवरहेड होते हैं वो हमारे जाते हैं इनकम स्टेटमेंट में। प्रोडक्शन ओवरहेड में तो विच आर इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड एक्टिविटीज। और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ये ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस होते हैं। इसमें जो भी ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस लेके सैलरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आ गई। इसके अलावा जो डिफरेंट एक्सपेंस है, अगर मैं उस जगह जिस जगह पे ऑफिस है उसका जो रेंट पे करूँ वो आ जाएगा। और इसके अलावा डिफरेंट जो हमारे स्टाफ की है जो ऐसी पेमेंट एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है जो ऑफिस से रिलेटेड है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आ जाएगी। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड विच आर इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटिंग टू सेलिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज। ये इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारी ये भी, और ये आपकी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है आपकी, इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आपके जाहिर सी बात है कि जो जितने भी सेल से रिलेटेड एक्सपेंस हैं, जैसे मार्केटिंग स्टाफ की सैलरीज है या बैड डेट्स एक्सपेंस हो गया, या जितने भी ऐसे एक्सपेंस हैं जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, लाइक आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हो गई, तो ये सारे यहाँ पे हमारे आ जाएंगे। अभी कह रहा है कि ओवरहेड कॉस्ट इन अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में ऑल्सो बी कैटेगराइज इनटू फंक्शनल एलिमेंट इन अ सिमिलर वे। सही है। अब उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर इनपुट यूनिट, इनपुट कॉस्ट। हम जब भी अब यहाँ पे मेन रिकॉर्डिंग वाले प्रोसेस स्टार्ट होने वाले हैं, जब भी हम कोई बेसिकली कॉस्टिंग किसी चीज़ की कर रहे होते हैं, तो जो मेन उसमें इनपुट कॉस्ट होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, हम किसी भी प्रोडक्ट पे जो कॉस्ट आती हैं वो कौन कौन सी आती है। नंबर वन मटेरियल कॉस्ट, नंबर टू लेबर कॉस्ट, और नंबर थ्री अदर एक्सपेंसेस। अब इन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग मटेरियल कॉस्ट आर रिकॉर्डेड इन स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। मैं आपको ये बता रहा था कि मटेरियल की जैसे कुछ लोग स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट के नाम से अकाउंट बना रहे होते हैं। जब पाकिस्तानी बुक में आप पढ़ोगे तो वहाँ पे वो मटेरियल लिख रहे होते हैं, कुछ परचेज लिख रहे होते हैं। ये डिपेंड करता है कि हर किसी की जिस जगह पे जो इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम के स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं ये वही करेंगे यहाँ पे। उसके बाद है ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग लेबर कॉस्ट आर रिकॉर्डेड इन वेजेस एंड सैलरीज कंट्रोल अकाउंट। जब भी जो लेबर से रिलेटेड कॉस्ट होती है तो वो सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट में जाएगी। उसके बाद आप पहले इसको रिकॉर्ड करोगे तो डेबिट हो जाएगी, रिकॉर्ड करने के बाद उसकी पेमेंट करोगे। सही है। अब उसके बाद है कि इफ यू अज्यूम फॉर सिंपलिसिटी दैट ऑल अदर एक्सपेंसेस आर ट्रीटेड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड
Transaction involving other expenses are recorded in an overhead account. उसके बाद है कि बिल्डिंग अप कॉस्ट टू ऑफ फाइनल आउटपुट। अब ये तो पहले हमने जब कॉस्ट चार्ज की, जब मैंने अकाउंट बना लिया, अभी आगे नीचे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएगा, तो उसमें और आपकी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जब भी हम कॉस्टिंग करते हैं, मटेरियल परचेज करते हैं, हम एंट्री बना लेंगे मटेरियल डेबिट कैश क्रेडिट। जब इनडायरेक्ट मटेरियल इनकर्ड होगा उसकी एंट्री बन जाएगी प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट और मटेरियल क्रेडिट। जब फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट जो भी है, फैक्ट्री लेजर कंट्रोल अकाउंट इन्वेंट्री के लिए जो अकाउंट बनाया है वो क्रेडिट हो जाएगा। जब भी लेबर की कॉस्ट इनकर्ड होगी, लेबर की कॉस्ट डायरेक्ट तरीके से भी इनकर्ड होगी, इनडायरेक्ट तरीके से भी इनकर्ड होगी। जो डायरेक्ट तरीके से कॉस्ट इनकर्ड होगी, पहले तो हम उसको वेजेस को डेबिट कर देंगे और वेजेस की लायबिलिटी को हम क्रेडिट कर देंगे। तो जब हम उसको प्रोडक्शन में चार्ज कर देंगे तो वर्क इन प्रोसेस को हम डेबिट कर देंगे और वेजेस की कॉस्ट को हम क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह वर्क इन प्रोसेस आपकी प्रोडक्शन ओवरहेड की वजह से भी डेबिट हो रहा होगा, वर्क इन प्रोसेस आपका मटेरियल की वजह से भी डेबिट हो रहा होगा, और वर्क इन प्रोसेस आपका लेबर की वजह से भी डेबिट हो रहा होगा। अब जितनी कॉस्ट हमारी इसमें कंप्लीट हो जाएगी, तो वर्क इन प्रोसेस को हम ट्रांसफर कर देंगे फिनिश गुड्स में, मैंने आपको बताया होगा। तो एक तो वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट हो गया जिसमें कॉस्ट प्रोसेस में पड़ी हुई है। अब फिनिश गुड्स अकाउंट वो अकाउंट है जो पूरा कंप्लीट हो गया है और उसको हमने सेल के लिए अपने शोरूम में भेज दिया है। और कॉस्ट ऑफ सेल अकाउंट है कि जितना जितना हम बेसिकली जितनी चीज़ हम कोई भी स्टॉक हम सेल करते हैं, तो कॉस्ट ऑफ गुड अकाउंट को बनाना हमारे लिए मस्ट होगा। सही है। अब जो मेन अकाउंट है, ये इसके मेन अकाउंट इन कॉस्ट लेजर में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को पहले मैं डाटा को रीड कर लेता हूँ। ये कहता है कंपनी हैज द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तीन तरह की हमारी ओपनिंग बैलेंसेस दिए होते हैं, तीन इन्वेंट्री हमारी होती है। रॉ मटेरियल दिया हुआ है 2000 का, वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है 1500 का, और फिनिश गुड्स हमारा दिया हुआ है 18,000 का। तो हमारी तीन तरह की जो इन्वेंट्री होती है, इसमें रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस ये तो हमारी आ जाती है इन्वेंट्री में आ जाती है। कॉस्टिंग सिस्टम कॉस्टिंग के अंदर आ जाएगी, कॉस्टिंग के जो हम रिकॉर्ड करते हैं। और फिनिश गुड्स हमारे आ जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में। तो तीन इन्वेंट्री होती हैं, दो इन्वेंट्री हमारी कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर की स्टेटमेंट में आती हैं और एक इन्वेंट्री हमारी इनकम स्टेटमेंट में आती है। उसके बाद दूसरी जो ट्रांजेक्शन इंकर्ड हुई, इसमें मटेरियल परचेज किया 40,000 का, डायरेक्ट मटेरियल इशू प्रोडक्शन भी किया 21,000 का। इट इज़ नॉट नेसेसरीली कि जितना मटेरियल परचेज है सारा का सारा इशू कर दें। मटेरियल जो परचेज आना है वो एक अलग बात है, और जो मटेरियल जो हम प्रोडक्शन में जो इशू कर रहे हैं वो एक सेपरेट चीज़ है। तो जितना भी मटेरियल आप परचेज कर रहे हो सकता है आप ज़्यादा परचेज करो, लेकिन हमारे पास जब रिक्वेजिशन जितने मटेरियल की आती है वो इशू करते हैं प्रोडक्शन में। उसके बाद है कि इनडायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन। अब इनडायरेक्ट मटेरियल जो होगा वो प्रोडक्शन में भी इशूड होगा, तो जिसको हम इनडायरेक्ट लेबर कहते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, जो कि हमारा इसमें प्रोडक्शन ओवरहेड में जाता है। और इनडायरेक्ट मटेरियल जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन में इशू करूंगा तो वो फिर फैक्ट्री के अकाउंट में तो आएगा नहीं, वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। और जब मैं इनडायरेक्ट मटेरियल सेलिंग के लिए इशू करूंगा वो मेरे किस में जाएगा, सेलिंग ओवरहेड या सेलिंग एक्सपेंसेस में जाएगा। उसके बाद एक ग्रॉस वेजेस जो बताई, वो कहता है ग्रॉस वेजेस में आपके ऑफ विच डायरेक्ट वेजेस 11,000 है, 7,000 आपके प्रोडक्शन की वेजेस है लेकिन वो इनडायरेक्ट है। और एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग के भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको उन्होंने बताए हुए हैं जो हमारे इनकम स्टेटमेंट में चले जाएंगे। फिर इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड आपका दिया हुआ है 7,500 का। इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस जो इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे वो दिए हुए हैं 3,000 के, 10,000 के। इनडायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस 3,000 के। ओवरहेड एंड ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन। अब देखो एक तो ओवरहेड मैंने आपको अच्छा, एक तो ओवरहेड आपका इनकट हो रहा होता है, जो कि आपका एक्चुअल जो ओवरहेड आपका इनकट हुआ आपका प्रोडक्शन में। एक तो इनडायरेक्ट मटेरियल आपने इशूड किया, एक 3,000 का ये ओवरहेड आ गया था। उसके बाद इनडायरेक्ट आपका लेबर हमने प्रोडक्शन में इशूड किया होगा, इनडायरेक्ट वेजेस ये आ गया, एक 7,000 का ये आ गया जो प्रोडक्शन ओवरहेड है। उसके अलावा प्रोडक्शन, अब ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन आपका ये 70,500 का आ रहा है। सही है। इसके अलावा और दूसरे डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस कितने, 7,500। तो हमारा जो इनडायरेक्ट मटेरियल का प्रोडक्शन ओवरहेड हुआ था वो था कितना आपका 3,000 था। जो वेजेस का था वो 7,000 था, ये 10,000 हो गया। और अलग से प्रोडक्शन की कॉस्ट थी 7,500। तो तीनों को अगर मिलाता हूँ ये हमारा ये इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ओवरहेड आ गया 17,500 का, जो इनकर्ड हुआ है एक्चुअली।
जबकि हमने अप्लाई कितना किया 17,500। तो जितना अप्लाई कर रहे हैं वही हमारी एक्चुअल कॉस्ट है, तो हमारा ओवर और अंडर अप्लाइड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद आपके आपके जो है इनडायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी वो इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। इनडायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस है वो भी इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे। ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद जितना भी हमने ओवरहेड चार्ज, जितना भी वर्क इन प्रोसेस में चीज़ें आ रही होंगी उसमें प्रोडक्शन जितनी वैल्यू कंप्लीट हुई, तो हम कहते हैं अगर लेट सपोज करो वर्क इन प्रोसेस के अकाउंट में 70,000 की कॉस्ट आ रही है, तो 70,000 की कॉस्ट में से 49,000 कंप्लीट हो गई, तो उसकी गारंटी क्या बन जाएगी, हमारा फिनिश गुड डेबिट हो जाएगा, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगा। और लास्ट में प्रोडक्शन जब जब फिनिश गुड्स हमारा डेबिट हो जाएगा, फिर जो चीज़ मेरी कंप्लीट हो गई तो कंप्लीशन की एंट्री है, वो सेल भी दोगा, तो जितने में सेल होगा तो हमारा फिनिश गुड अकाउंट जो हमारा डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ गुड्स हमारा डेबिट हो जाएगा। अभी कहता है कि दिस इंफॉर्मेशन कैन बी यूज टू प्रिपेयर द कॉस्ट अकाउंट। अब आपने करना क्या है इसमें, आपने यहाँ पे खुद से कोशिश करो कि डिफरेंट कॉस्ट अकाउंट बनाओ। कॉस्ट अकाउंट किसी से बनाना है, अपने स्टोर लीजर कंट्रोल अकाउंट का, वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट का, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट का, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अकाउंट का, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट जो मेन रहते हैं, और फिनिश गुड्स अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स अकाउंट। ये सारे अकाउंट आपको इससे यहाँ पे बनाने हैं। और बनाने के बाद मतलब कि ये 3:42 हो रहे हैं, ये लेक्चर को यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एंड